नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और उत्तर प्रदेश की चुनावी नब्ज को टटोलते टटोलते आखिरकार दिल्ली से पहले लखनऊ पहुंचे और लखनऊ के बाद में हरदोई हरदोई विधानसभा, एक महत्वपूर्ण विधानसभा। आज हमारे सामने नितिन अग्रवाल, जो कि यहां से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं और विधायक भी रह चुके हैं। आज हम लोग हरदोई की जो मूलभूत जरूरतें हैं, सड़कों पर क्या काम हुआ, इसके पहले चूंकि आपने इनके जो पिताजी नरेश अग्रवाल, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, एक 4 दशक की राजनीति में इन परिवार का दखल रहा है। और कहते हैं, हमने बहुत से लोगों से, जब हरदोई के लोगों से कहा, बातचीत की और चुनावी नब्ज पहचानने की कोशिश की, तब लोगों ने बताया कि कभी कभी नितिन भैया से नाराजगी तो रहती है, लेकिन आखिरकार हम वोट उन्हीं को देते हैं। तो आखिरकार हम खुद नितिन जी से जानते हैं कि उनकी ये जो लोग कह रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण। तो बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स में। यूपी का फैसला, हम लोग एक सफर में है, जो कि हमारी अलग अलग टीमें उत्तर प्रदेश की चुनावी नब्ज टटोल रही नितिन जी। तो सबसे पहला कि इस बार का चुनाव पहली बार से 2017 से कितना डिफरेंट होने जा रहा है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2017 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, वो मोदी जी के विश्वास पे, मोदी जी के नाम पे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 5 साल का सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है। आज 2022 का चुनाव, मोदी जी तो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं ही, वो तो पूरे देश के नेता हैं, लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम इन 5 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखकर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं बात करूंगा, वो कानून व्यवस्था की, जहां आज पहले उत्तर प्रदेश अपराधी गुंडों का प्रदेश और अपराधियों का प्रदेश कहा जाता था, आज 5 साल की योगी जी की सरकार में आज आप देखेंगे कि जिस तरीके से माफियाओं पे, अपराधियों पे लगाम लगी, कार्रवाई करी सरकार ने, और चाहे कोई भी हो, ये नहीं देखा गया कि कौन क्या है, कौन कितना रसूखदार है। अगर उसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी तो सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई करी है। और आज उत्तर प्रदेश का आम जन ये अपने मुंह से कहता है कि प्रदेश में जो पिछली सरकार में जंगल राज कायम था, आज उन अपराधियों को सजा मिली है और आज एक भयमुक्त समाज की स्थापना हुई है प्रदेश में। ये एक मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग चुनाव मैदान में हैं। तो नितिन जी, मुद्दा एक अपराध के मामले में आपने कहा, कानून व्यवस्था को कहा, महिला सुरक्षा एक मुद्दा है। इन सबको अगर हम ये भी मुद्दों हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ती चल जा रही है। मैंने बहुत सारे युवाओं से बात की, उन्होंने कहा कि हमको मतलब नहीं है मंदिर और मस्जिद से, जो कि बीजेपी का एजेंडा है, तो उसमें हमको रोजगार चाहिए। लेकिन नितिन जी, कहीं ना कहीं सरकार रोजगार के मामले में कहीं बैकफुट पे देती है और बात आखिरकार कश्मीर, आतंकवादी, इन सब में आके टिक जाती है। नहीं, देखिए, ऐसा है, जो आपने कहा कि मंदिर मस्जिद की बीजेपी राजनीति करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करी है। जहां तक रोजगार की बात है, मैं आपको बताऊं, इस सरकार में अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो 4.5 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरी देने का काम किया, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो गृह हो, जितने भी डिपार्टमेंट से 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। अगर आप इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अगर आप आज एमएसएमई सेक्टर को देखें, एमएसएमई सेक्टर को, तो एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से करीब 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को इनडायरेक्टली उनको रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। आप डेटा निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा ही बोल रहा हूँ। अगर आप श्रम विभाग करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाके आप डेटा निकालिए तो आपको दिखेगा कि कितने नौजवानों को नौकरी मिली है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट की जहां आपने बात करी है, एक बड़ी समस्या है सब हमारे देश के सामने, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार की नीयत खराब नहीं है, सरकार काम कर रही है। और अपने इस 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दी हैं नौजवानों को, और अगले 5 साल में अगर बीजेपी की सरकार प्रदेश में आती है तो मैं नौजवान साथियों से, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि आप चिंता न करें, सरकार आएगी, नौकरियां भी निकलेंगी, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जिस तेजी से, जब ये काम पूरा होगा तो एकदम से आप देखिएगा कि रोजगार के कितने अवसर
शुरू होंगे। नितिन जी, आप समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी? एक बड़ा सवाल आपके सामने, मुझे लगता है कई पत्रकारों ने भी आपसे ये सवाल किया होगा। मैं भी उसी कड़ी पे जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि अब कानून व्यवस्था सुधरी है, तो जब आप सपा सरकार में एक महत्वपूर्ण पद में थे, क्या उस समय आपको ये एहसास नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी में ये सारी समस्या है और आपने सरकार बदलते के साथ में पार्टी छोड़ी? उसके पीछे क्या रीजन? नहीं, मैं देखिए ऐसा है, मैं समाजवादी पार्टी में जब था, मेरा पार्टी फोरम पे पार्टी को हमेशा ये विरोध रहता था और मैं उस बात को उठाता भी था पार्टी फोरम में। अगर सरकार के ही उस वक्त सरकार के ही जो उस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जब उनकी सरकार बनी प्रदेश में, अगर आपकी सरकार है और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ही गुंडागर्दी करेंगे, रोड पे सड़कों पे माहौल खराब करेंगे, तो आप क्या संदेश उत्तर प्रदेश के आमजन को देना चाहते हैं? मैंने कई बार विरोध किया और पार्टी फोरम विधानसभा में भी आपने कभी इस मुद्दे को उछाला, या आपने पर्सनली कभी अखिलेश जी से मिले हो या उनसे ये बात कही हो कि जी देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं चुनाव लड़ा हूं, मैं जनता के दरवाजे जाता हूं, लेकिन जनता तो मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करती जी, मैं क्या करूं? मैंने अखिलेश जी से कई बार कहा, उनसे मैं जब उनके घर भी गया था, मैंने पार्टी फोरम पे भी ये बात उठाई थी कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का देखना चाहिए कि हमारे पार्टी का अगर कार्यकर्ता सड़कों पे जाके माहौल को खराब कर रहा है, तो ये बदनामी सरकार की बदनामी हो रही है, ये हम सब की बदनामी हो रही है, ये बात ठीक नहीं है। एक आम धारणा ये बन गई है प्रदेश में कि अगर कहीं सपा का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है तो उसे गुंडा कहे पुकारा जाता है, ये कहा जाता है कि ये गुंडे आ रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता ये गुंडे हैं। मैंने कई बार कहा कि ये ठीक नहीं है, इस चीज को हमें कंट्रोल करना चाहिए, सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई, इसको अनसुना कर दिया गया। उन्हें लगता था कि मैं उनके कार्यकर्ताओं का विरोध कर रहा हूँ, उन्हें लगता था कि मैं उनके लोगों का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, वो उनकी सोच थी और उसका परिणाम 2017 में आया। प्रदेश की जनता ने उनको दिखाया कि जो 224 सीटें लेकर जो सरकार में थे, वो केवल 47 सीटों पर रह गई समाजवादी पार्टी। तो उस वक्त उन्होंने बात नहीं सुनी, मेरा विरोध शुरू से था। मैं कभी मैं ये जो समाजवादी पार्टी करती थी, मैंने इसका सपोर्ट समर्थन नहीं किया। नितिन जी, क्या लगता है इस बार का जो इलेक्शन होने जा रहा है, आपकी सीधी सीधी टक्कर आप किससे मान रहे हैं? देखिए, मैं तो कहूंगा हरदोई में आज इलेक्शन हो रहा है। आज चाहे सपा का कैंडिडेट है, चाहे बीएसपी का कैंडिडेट है, दोनों ही कैंडिडेट बिल्कुल डमी हो गए हैं। अब जो सपा ने कैंडिडेट खड़ा किया, मुझे लगता है कि हारने के लिए सपा ने अपने कैंडिडेट को यहाँ खड़ा किया है। भाई, हरदोई में 3 ऐसी सीट्स हैं और अगर विधायक बनाना ही था इस कैंडिडेट को, तो ऐसी सीट्स पे जाकर विधायक बनाते। अगर आपने आज हरदोई में उसे उतारा है, तो इसका मतलब वही मान के चलना है कि कैंडिडेट हारने के लिए खड़ा हो रहा है। और बीएसपी का कैंडिडेट, उनका तो कोई वजूद नहीं है, उनको तो कोई जानता भी नहीं है यहाँ पे। उनका कोई ना राजनीतिक कोई बहुत, उनके पिताजी जरूर एक बहुत प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार उनका रहा है, उनके पिता यहाँ के सांसद रहे थे, लेकिन उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कोई बहुत अपने पिता के ना गुण लिए, ना उन्होंने कोई बहुत अपना राजनीतिक सफर आगे बढ़ाया। आज वो जरूर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा हो रहा है। और आज हरदोई के आम जन ने ये तय कर लिया है कि मैं अपने आप को अपने हरदोई का बेटा कहता हूँ। मैं अपने आप को, मैंने कभी विधायक नहीं कहा, मैंने कभी मंत्री नहीं कहा, मैं आज ये कह सकता हूँ कि आज हरदोई के जन ने अपने इस बेटे को पूरा आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। अच्छा, अगर हम मूलभूत जरूरतों की बात करते हैं आम जनमानस की, तो बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये अहम मुद्दे हैं। अच्छा, बताइए कि स्वास्थ्य के मामले में हरदोई अभी भी पिछड़ा है। अब मेडिकल कॉलेज, अभी मैंने जब आया तो बना के अभी बन रहा है, क्योंकि जो योजना के तहत जो हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज जो दिया जाना है वो, लेकिन सपा सरकार में क्यों नहीं वो काम हो पाया? क्या आपके ऊपर कहां पे प्रेशर आ जाता था? आप इस मुद्दे को अखिलेश जी के सामने उठाते, वो सीएम थे, आप उस पद पे थे, फिर कहां बैरियर आ गया, कहां रुक गया? देखिए सर, जहां तक आप सुविधाओं की बात करें, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था उनकी सरकार में, मैंने हरदोई में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, चाहे वो अगर आप जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, उस वक्त मैंने यहाँ पे महिलाओं के लिए हॉस्पिटल खुलवाया था 100 बेड का। आप अगर लखनऊ रोड पे जाएंगे, देखेंगे तो मैंने वहाँ पे 100 बेड का संयुक्त चिकित्सालय खुलवाया था, ट्रॉमा सेंटर मैंने खुलवाया था, मैंने पोस्टमार्टम हाउस, आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस की मैंने यहाँ पे शुरुआत करवाई थी। वो सब चल रहे हैं, वो सब और जो मशीन्स थी जितनी भी, चाहे वो डिजिटल एक्सरे मशीन, नहीं जी, वो सब बंद पड़े मुझे लगता है। मैं उसका वो जरूर मैंने खुलवाया था। डॉक्टर्स, उसमें कुछ डॉक्टर्स
की नियुक्ति हुई थी, शुरुआत में वहां पे जो जो एक्चुअल जितनी फैकल्टी की जरूरत है उतनी फैकल्टी हमें कभी भी नहीं मिल पाई। ये भी बिल्कुल मैं आपको सही बात बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है, क्योंकि ये नहीं, इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है, चाहे पिछली सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो। एक ये डॉक्टर्स की कमी के कारण हम लोग काफी उसमें हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन से हमें डॉक्टर्स मिलते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी डिमांड है, उतना हम लोगों को डॉक्टर्स नहीं मिल पाते पब्लिक सर्विस कमीशन से। मुझे लगता है डॉक्टर ज्यादा सरकारी नौकरी में नहीं रहना चाहते, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं या प्राइवेट अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी काम चल रहा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस देखिए, ये दिस इज द विशियस सर्कल। जब मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे हमारे पास में डॉक्टर्स मिलेंगे, एमबीबीएस पढ़ के पीजी करके जब डॉक्टर्स आएंगे तो हम लोग को डॉक्टर्स मिलेंगे, जितने कॉलेजेस खुलेंगे जितनी सीट्स बढ़ेंगी उतने डॉक्टर्स में मिलेंगे, बट दिस टेक्स टाइम, इट विल टेक टाइम। ये 5 साल का पहले एमबीबीएस का कोर्स है, उसके बाद 3 साल का पीजी का है, सो इट विल टेक टाइम, बट ग्रेजुअली हमें हमारे प्रदेश में डॉक्टर्स की जो कमी है उन कमियों को हम पूरा करेंगे। और मैं आज भी प्रयासरत हूं कि हमें अब एक समस्या ये भी आती है, डॉक्टर्स जितने हैं, जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो सारे काउंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाना चाहते हैं, वो उनको अपने डिस्ट्रिक्ट्स को, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आना चाहते। एक ये भी बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के साथ। मैं जब था मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मैंने बहुत प्रयास किया कि जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट हैं ये इनको लखनऊ से हटके और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, कोई जाने को तैयार ही नहीं होता था। सब कह रहे थे नहीं हम लोग यहीं पे रहेंगे, हम लोग चाहे लखनऊ हो चाहे वो बड़े बड़े शहर हो, महानगर पालिकाएं हो, ये वहां रहना चाहते हैं, ये अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना नहीं चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा सड़कों पर। जब मैं आपके हरदोई में एंटर कर रहा था, मुझे बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहां पे अभी भी टूटी हैं, आधी बनी हुई है, जबकि योगी सरकार, मुझे याद है कि जब 2017 में वो आए तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल जो आप कार से जाइए पानी नहीं गिरेगा, इतनी अच्छी सड़कें हो जाएंगी। तो अभी सड़कों पर हरदोई उस मामले पे अभी खरा नहीं उतरा है। देखिए मैं अगर कहूँ, आप अदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में जाइए, आपको सबसे अच्छी सड़क हमारे जनपद की मिलेगी। जहाँ तक ये आपने बात करी है, ये सारी सड़कें सैंक्शन हैं, ये सब सारा पैसा रिलीज हो चुका है, लेकिन क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हो पाई, इस वजह से काम शुरू नहीं हो पाया है। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, इन सारी सड़कों पे काम शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नवभारत टाइम्स और यूपी के फैसला प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप नितिन अग्रवाल को सुन रहे थे। ये इस बार भाजपा की टिकट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, कद्दावर नेता है और पिछले 4 दशक से हरदोई की राजनीति में इनका परिवार एक मजबूत हिस्सेदारी में रहा। नरेश अग्रवाल एक बड़े नेता के रूप में, और आप उनको इस राज्यसभा सांसद के रूप में हमारे सामने, अभी भी वो एक सभा को संबोधित करते हुए हमारे सामने आके वो आए हुए हैं। नेता जी ने जो हम जिन मुद्दों पर हमसे बात करी वो बड़े मुद्दे थे जिन पर उन्होंने बोला, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ऑनेस्टली इस चीज से एग्री किया कि नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस वक्त वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अखिलेश यादव से कई बार कहा, उनके शासन में कहा, उनसे शिकायत की कि जी ये जो यहाँ का कानून व्यवस्था उसको कैसे मजबूत की जाए, लेकिन हर बार उनकी बात को अनसुना किया गया। आखिरकार वो पार्टी छोड़ने पर मजबूत हुए। फिलहाल विनीत त्रिपाठी के साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एनबीटी।